हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 3 में जो प्रैक्टिकल्स है आपका, एक तो प्रैक्टिकल होगा आपका जो आपको फाइल बनाना होगा, टूर रिपोर्ट या फिर विलेज सर्वे ये सब। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं डायग्राम और ग्राफ्स की बात करेंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल है आपका क्लाइमोग्राफ। तो क्लाइमोग्राफ क्या होता है उसको जानेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लाइमोग्राफ एक ग्राफिकल डायग्राम है, या ग्राफिकल ग्राफ है, ठीक है। इसको 1918 में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था। ग्रिफिथ टेलर ने इस ग्राफ के लिए काम 1910 से स्टार्ट कर दिया था और 1918 में इनका काम पूरा हो गया और 1920 में इनका काम वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। तो 1918 का डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बताता क्या है क्लाइमोग्राफ। छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में, कि क्लाइमोग्राफ टेम्परेचर और रेनफॉल को दिखाता है। लेकिन अब चूंकि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो क्लाइमोग्राफ का थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। इसमें क्लाइमोग्राफ हमारा ये दिखाएगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या रिलेशन है, जिससे हम लोग ह्यूमन के कंफर्ट जोन का पता लगा सकेंगे कि कौन से महीने में अगर कोई वहाँ पे उस प्लेस को विजिट करता है तो वो कंफर्ट जोन में आएगा, वहाँ पे रहना आइडियल कहलाएगा। इसी को पता किया जाता है क्लाइमोग्राफ बना के। तो ये दो टर्म आता है इसमें, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हो सकता है आपके वाइवा में इसको पूछा जाए, तो दोनों को समझते हैं होता क्या है। वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब हो गया कि जब हम लोग नॉर्मल थर्मामीटर में कोई गीला कपड़ा उसमें लपेट दें और उसके सूखने का वेट करें, इवापोरेशन होते रहेगा तो वो थर्मामीटर ठंडा भी होते रहेगा। तो जितना वो ठंडा होगा तो जितना लोएस्ट टेम्परेचर जाएगा उसमें सूखने के दौरान, उसी को हम लोग कहेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। और नॉर्मल जो टेम्परेचर हम लोग स्टैंडर्ड थर्मामीटर से मेज़र करते हैं बिना मॉइस्चर के, उसको कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हो गया बिना ह्यूमिडिटी के, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर में हम लोगों ने ह्यूमिडिटी को भी ऐड कर दिया और साथ में टेम्परेचर को भी देखा। तो ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है इसको इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि ह्यूमन स्किन से भी जो इवापोरेशन होता है उससे पता चलता है कि कौन सा एरिया रहने लायक है या नहीं। अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है और वो सूख नहीं रहा है तो वो एरिया रहने लायक नहीं होगा। तो ये क्लाइमोग्राफ में 3-4 टर्म्स भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि रॉ, कीन, मगी और स्कॉर्ची। रॉ का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया जो बहुत ठंडा है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए एक ऐसा एरिया जो बहुत ठंडा है और बहुत मॉइस्चर भी है उस एरिया में, वहाँ पे भी रहना मुश्किल होगा। अब मान लीजिए एक ऐसा जगह जो बहुत ठंडा भी है और साथ में बहुत ड्राई भी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी नहीं है, वो भी रहने के लिए सही जगह नहीं है। फिर इसी तरह एक जगह आएगा मगी। मगी में क्या होता है, बहुत गर्मी है और बहुत ह्यूमस वाला गर्मी है, मतलब ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन में, वो भी रहने के लिए सुटेबल जगह नहीं कहलाएगा। एक प्लेस आता है स्कॉर्ची। स्कॉर्ची का मतलब जैसे डेजर्ट में होता है, बहुत गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम है। तो ये सब जो 4 एरियाज़ है वो रहने के लिए नहीं होता है। तो हम लोग जब क्लाइमोग्राफ बनाएंगे तो इन एरियाज़ को लोकेट करेंगे और उन एरियाज़ के अलावा जो एरिया बचेगा वो हमारा कंफर्ट जोन होगा, जहाँ पे इंसान लोग रह सकता है अच्छे से। और उसमें जो मंथ्स आएगा उसको हम लोग कंफर्ट जोन के मंथ्स कहेंगे, जिस समय उस प्लेस को विजिट करना सबसे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं ये जो कोल्ड और ह्यूमिड है। कोल्ड
और ह्यूमिड है या फिर कोल्ड और ड्राई है, तो कितना ह्यूमिड, कितना ड्राई, कितना परसेंट में होगा उसको जानते हैं। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, उसको हम लोग कोल्ड में रखते हैं। हॉट में रखते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर। अगर किसी एरिया को ह्यूमिड कहा जा रहा है, मतलब वहाँ पे 70% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है। और अगर किसी एरिया को ड्राई कहा जा रहा है, मतलब 40% से कम वहाँ पे ह्यूमिडिटी है। ठीक है, और जो एरिया बच गया वो ह्यूमंस के लिए आइडियल है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लाइमोग्राफ होता क्या है और ये दिखाता क्या है। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है बीकानेर का। राजस्थान में एक जगह है बीकानेर, वहाँ का क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 महीना दिया हुआ है, और वेट बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, और ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी को हम लोग अरेंज करेंगे और देखेंगे इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो ये है हमारा क्लाइमोग्राफ बीकानेर का। देखिए, हमारा ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा भी है, इसलिए ह्यूमिडिटी को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है और वेट बल्ब टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे लिया है। इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को 70+ ह्यूमिडिटी दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास पेज बड़ा है तो आप इस साइड भी वाई एक्सिस में भी ह्यूमिडिटी ले सकते हैं और एक्स एक्सिस में भी टेम्परेचर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसको बनाया कैसे गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपने टेबल को देखा, और टेबल में जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, उसके बीच का रेंज निकाला। जैसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 6 है और मैक्सिमम गया है 28, और बीच में ये सब नंबर है। तो उसके हिसाब से हम लोग स्केल को एडजस्ट करके कि एक बॉक्स मेरा कितना यूनिट दिखाएगा, उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ये सारे ग्राफ्स और सारे डायग्राम में होता है। उसी तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी हम लोगों ने देखा कि सबसे कम है 15 और सबसे ज़्यादा है 50। तो उसके हिसाब से जब एडजस्ट किया गया तो कुछ इस तरह का डायग्राम बना, जिसमें वेट बल्ब टेम्परेचर में एक बॉक्स हमारा 4 यूनिट दिखा रहा है, 4, 8 ऐसे करके। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी एक बॉक्स 4 यूनिट दिखा रहा है, लेकिन इसमें 70+ चाहिए था, तो इसलिए हम लोगों ने 92 तक ले गए। अब उसके बाद जब हम लोग उसको बनाएंगे, तो जैसा कि हमारा डेफिनेशन कहता है स्कॉर्ची, कीन, मगी और रॉ का, उसके हिसाब से हम लोग बॉक्स बना लेंगे। जैसे कीन का डेफिनेशन ये कहता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर कम रहेगा और ह्यूमिडिटी भी कम रहेगा। उस एरिया को हम लोग कीन कहते हैं। अब कितना कम रहेगा, तो आपको बताए थे कि वेट बल्ब टेम्परेचर सबसे कम रहेगा भी तो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे माना जाता है, और ह्यूमिडिटी बहुत कम भी माना जाता है तो 40 से कम माना जाता है। इसलिए हम लोगों ने 4 डिग्री और 40 को एक बेस बना के एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये वाला जो रीजन है हमारा, ये कहलाया कीन। इसी तरह से सारे रीजन्स को बना लिए हम लोग। स्कॉर्ची भी बन गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का रीजन, फिर मगी भी बन गया और रॉ भी बन गया। इसके बीच का जो रीजन हो गया हमारा, ये वाला पार्ट, ये कंफर्ट जोन में आता है। इसके अलावा जो भी महीना यहाँ पे बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिसंबर है, जनवरी है, जुलाई, सितंबर, अगस्त है, ये सब महीना इस प्लेस को विज़िट करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। बाकी महीना में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत हार्श कंडीशन देखने को मिलेगा। ये हमारा क्लाइमोग्राफ बताता है। उसके बाद आप लोग स्केल बना सकते हैं इसका। वर्टिकल स्केल बना दीजिए, जिसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दिखा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल स्केल में 1 सेंटीमीटर मेरा 1%, 4% ह्यूमिडिटी को दिखा रहा है। तो इस तरह से क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है क्लाइमोग्राफ। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हिदर ग्राफ। तो हिदर ग्राफ को भी ग्रिफिथ टेलर ने ही डेवलप किया है। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जोग्राफर। इस ग्राफ में हम लोग टेम्परेचर और रेनफॉल के बीच का रिलेशन को स्टडी करते हैं। मतलब किसी एरिया में टेम्परेचर और रेनफॉल का क्या रिलेशन है,
उसको पता करने के लिए हम लोग हिदर ग्राफ बनाते हैं, ताकि रेनफॉल और टेम्परेचर को देख के हम लोग वहाँ पे कोई क्रॉप लगाएं, कोई फसल लगाएं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत मुश्किल है नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हिदर ग्राफ के लिए ये अजमेर का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमारा एवरेज मंथली टेम्परेचर दिया हुआ है और एवरेज मंथली रेनफॉल दिया हुआ है। ठीक है, इसको बनाएंगे हम लोग। तो देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप लोग कहीं भी ले सकते हैं। जैसे इसमें वाई एक्सिस के तरफ एवरेज मंथली टेम्परेचर लिया गया है और एक्स एक्सिस के तरफ एवरेज मंथली रेनफॉल लिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने हिसाब से यूनिट बना के दोनों तरफ सेम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर आप लोग प्लॉट कर दीजिए तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा। ये होता है हिदर ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्गोग्राफ। अर्गोग्राफ का मतलब हो गया एक ऐसा ग्राफ जिसमें ग्राफ भी होगा और डायग्राम भी होगा, इसमें दोनों चीज़ होता है। इसको डॉक्टर आर्थर गेडिस ने डेवलप किया था 1950s के टाइम पे। ये अर्गोग्राफ ज्योग्राफी में अलग है, फिर एक और सब्जेक्ट होता है उसमें अलग है, फिजियोलॉजी होता है शायद। तो ये हमारा ज्योग्राफी का है, तो उसको डेवलप डॉक्टर आर्थर गेडिस ने किया था। ठीक है, ये अर्गोग्राफ हमारा रिलेशन बताता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर और जो सीजनल क्लाइमेटिक फैक्टर है जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप हम लोगों ने लगाया, शुगर केन लगाया, वो कितने महीने तक उगा, मतलब कितना महीना उसको लगा पूरा ग्रो करने में, तो उसके लिए जो क्लाइमेटिक फैक्टर चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, वो सब चीज़ को एक ही ग्राफ में दिखाया जाता है, उसी का नाम है अर्गोग्राफ। ठीक है, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप उगता है। ठीक है, इसको देख के तो इसको भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का अर्गोग्राफ बनाना है हम लोग को। ये हमारा सबसे पहले मंथ दिया हुआ है 12 महीना, ये टेम्परेचर दिया हुआ है, ये रेनफॉल दिया हुआ है और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले काम हम लोग इसी डाटा पे करेंगे, उसके बाद का जो डाटा है उसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है, उन तीनों को दिखा लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 12 डिवीज़न होगा, जो कि हर महीना को दिखाएगा। उसके बाद हम लोग एक साइड में टेम्परेचर, एक साइड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साइड में ही रेनफॉल को दिखा के कुछ इस तरह का ग्राफ और डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में और भी चीज़ दिया हुआ है कि क्रॉप्स में जैसे राइस है, इसका ग्रोइंग सीज़न जून से नवंबर है, वीट का ग्रोइंग सीज़न नवंबर से अप्रैल है, मिलेट का, इस तरह से कुछ क्रॉप्स दिए हुए हैं और उनके ग्रोइंग सीज़न, इसको कैलकुलेट करना है और एरिया भी आपका दिया हुआ रहेगा। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जैसे आपको सबसे पहले क्रॉप्स लिखना है, फिर कितना एरिया आपका दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो ग्रोइंग सीजन दिया हुआ है उसको काउंट कर लेंगे। जैसे राइस में दिया हुआ है जून से नवंबर, यानी कि 6 महीना है, तो उसी को लिखे हम लोग नंबर ऑफ ग्रोइंग सीजन में 6, जितना नंबर ऑफ ईयर है, मंथ है, उसको लिख दिए। अब उसके बाद हम लोगों को लेंथ निकालना है रेक्टेंगल का, कितना लंबा होगा, और ब्रेथ निकालना है कितना उसका विड्थ होगा, उसको निकालेंगे। तो लेंथ का फॉर्मूला है जितना यूनिट आप एक बॉक्स को मानते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इस फिगर में हम लोगों ने अपने ग्राफ को अच्छे से दिखाने के लिए एक बॉक्स को 4 यूनिट माना, तो हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग बड़े ग्राफ पेपर में अगर बनाएंगे तो उसको और भी कम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे लेंथ निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। सबसे पहला राइस का एरिया है 42 लाख हेक्टेयर, उसको डिवाइड कर देंगे 24 से तो आएगा 1.75।
इसी 1.75 का यूज़ करेंगे हम लोग अभी। उसको देखिए, जैसे सबसे पहला राइस, 1 मिनट। तो सबसे पहला है आपका राइस। ये देखिए इस तरह का शेडिंग है, यानी ये वाला बॉक्स जो है हमारा वो राइस दिखा रहा है। तो राइस में जून से लेके नवंबर तक का टाइम इंटरवल दिया हुआ था, तो इतना बड़ा एक बॉक्स, एक लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। और फिर जो हम लोगों ने ब्रेथ निकाला था 1.75, उसको ड्रॉ कर लिया और फिर इसको मिला दिए और इसको एक शेडिंग कर दिए। बस हो गया हमारा राइस का कवर। उसी तरह से बाकी क्रॉप्स का भी बनाया गया है। तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन करके इसको बना सकते हैं। कुछ इस तरह का आपका फाइनल डायग्राम दिखेगा, अर्गोग्राफ, जिसमें ऊपर आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये सब दिखाएगा और नीचे आपका क्रॉप्स और उनके ग्रोइंग सीजन्स दिखाएंगे। तो ये है अर्गोग्राफ। नेक्स्ट बात करते हैं नियरेस्ट नेबर एनालिसिस की। तो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस पे एक पहले भी वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग उसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस क्या बताता है कि हमारा जो सेटलमेंट है वो क्लस्टर्ड है, रैंडम है या यूनिफॉर्म है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, RO/RE। RN का मतलब हो गया रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स, RO का मतलब हो गया ऑब्जर्व्ड रैंडमनेस और RE का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड रैंडमनेस। इसको निकालने का फॉर्मूला सिग्मा डी बाई सिग्मा एन, मतलब टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेटलमेंट्स और टोटल नंबर। और एक्सपेक्टेड रैंडमनेस निकालने का फॉर्मूला 0.5 इंटू अंडर रूट A/N, जहाँ A मतलब हो गया एरिया, N मतलब हो गया नंबर ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए 0 के पास आ रहा है तो आपका जो सेटलमेंट है वो क्लस्टर है। अगर RN का वैल्यू 1 आता है मतलब रैंडम है, और अगर RN का वैल्यू 2.15 आता है मतलब यूनिफॉर्म सेटलमेंट है। इसको और एक्सप्लेन से समझने के लिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें एग्जाम्पल से भी समझाए हैं। नेक्स्ट है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व को अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट मैक्स लॉरेंस ने 1906 में डेवलप किया था। मैक्स लॉरेंस एक ऐसा कर्व है जो ये दिखाता है कि हमारे सोसाइटी में कितने परसेंट लोग के पास कितना पैसा है, यानी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, कितना इनइक्वालिटी है इनकम में, उसको बताता है। इसमें आप लोगों को निकालना होगा क्यूमुलेटिव परसेंट, क्यूमुलेटिव डाटा निकालना होगा, तो उसको आगे समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं होता क्या है, क्वेश्चन कैसा होता है इसका। तो जैसे ये लॉरेंस कर्व निकालना है हमको इसका, और दिया हुआ है मेरा इनकम 100, 200, 300, 400, 500 और 800, इतना इनकम दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है। इसका हम लोगों को निकालना है लॉरेंस कर्व, यानी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल लिख दिए, इनकम लिख दिए जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्यूमुलेटिव परसेंट, क्यूमुलेटिव पर्सन। पहले पीपल का क्यूमुलेटिव निकालेंगे, फिर इनकम का निकालेंगे और उसके बाद दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले समझ लेते हैं क्यूमुलेटिव कैसे निकाला जाता है एक आसान एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कोई आपका नंबर है 1 2 3 4, ये आपका नंबर दिया हुआ है, इसका अगर क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट नंबर को सेम टू सेम वहाँ लिख देना है, सेकेंड नंबर में इन दोनों को ऐड कर देना है, 1 + 2 हो गया। थर्ड नंबर में ऊपर के दोनों को ऐड कर देना है और फोर्थ नंबर में सबको ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव वैल्यू। किसी भी चीज़ का क्यूमुलेटिव निकालना हो तो ऐसे ही करना है। और क्यूमुलेटिव परसेंट की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके टेबल में जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो है 10, तो पहला का क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या होगा, 1/10 इंटू 100, क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 कर देंगे और ये वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारा क्यूमुलेटिव परसेंट निकलेगा। इसी के आधार पे हम लोगों ने इधर बनाया, जैसे इनकम दिया हुआ है क्यूमुलेटिव इनकम, पीपल दिया हुआ है तो क्यूमुलेटिव पीपल। तो सबसे पहले 80 का 80 लिख दिए, फिर 80 में 70 जोड़ दिए तो 150 हो गया, 150 में 50 जोड़ दिया तो 200 हो गया। इस तरह से इसको बनाए हैं। और
इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या किए, तो 80 को डिवाइड कर दिए टोटल से 250 से और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना। अब ये दिखता कैसा है बनने के बाद, तो ये देखिए, इसमें आपको जो आपने क्यूमुलेटिव परसेंट में वैल्यू निकाला है, चाहे वो इनकम हो या पर्सन, बस इसी का यूज़ करना है। तो आप लोग इसका इंटरवल देख लीजिए और अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए ग्राफ पेपर में। उसके बाद बस आपको लाइन ड्रॉ कर देना है, जो आपका डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से 1 2 3 4 जो डॉट्स आएंगे। ऐसा बना लेने के बाद आपको 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। लॉरेंस कर्व में जो 45 डिग्री का लाइन होता है वो इक्वालिटी का लाइन दिखाता है। जितना हमारा कर्व इसके पास होगा, मतलब सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटी उतना ज़्यादा है, और जितना दूर होगा मतलब इनकम इनइक्वालिटी उतना कम है। मतलब बोल सकते हैं कि कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा और ज़्यादा लोगों के पास कम पैसा। तो यहाँ पे हमारा कर्व देखिए लाइन ऑफ इक्वालिटी से ज़्यादा दूर है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें भी समझ सकते हैं। जैसे 20 लोगों के पास 800 रुपीज़ है और 80 के पास बस 100 है, तो हो गया हमारा इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा। तो उसी को हम लोगों ने इस डायग्राम में, इस ग्राफ में समझा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो इक्वल हाइट या इक्वल वैल्यू के प्लेसेस को ज्वाइन करे। आइसोप्लेथ का मतलब हो गया इक्वल हाइट के प्लेसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन। अब वो लाइन हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन कहते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिला जिसमें ये है 20 और ये है 30। अब आपको बोला जाएगा कि 25 का आइसोप्लेथ बनाओ। तो अब ये 20 और 30 के बीच में 25 कहाँ पे होगा उसको निकालने का ये फॉर्मूला है पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन। मतलब आपको कौन सा पॉइंट निकालना है, उसका फॉर्मूला है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे अगर 25 और 30 है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 5, उससे डिवाइड करके फिर इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हमको 25 और 30 के बीच में 27 निकालना है, और हम चाहते हैं कि 25 से 27 का कितना डिस्टेंस होगा वो पता करें। तो 25 से 27 मेरा 2 यूनिट दूर है, तो इंटरवल हो गया 2। अगर हम 30 से करेंगे तो 30 से 27 हो गया 3 यूनिट दूर, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम लोग को बनाना रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ड्रॉ आइसोप्लेथ ऑफ 30 40 60 70 ऐसे करके। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन का यूज़ करना है और 30 40 50 60 जो है उसका बनाना है। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 30 पॉइंट का आइसोप्लेथ आएगा किधर। तो 29 और 35 के बीच में आएगा, 29 और 55 के बीच में आएगा, 29 और 46 के बीच में आएगा, एक 29 और 35 के बीच में भी आएगा। अब इसके बीच में कहाँ पे वो पॉइंट आएगा जिसको जोड़ने के बाद हमारा 30 का आइसोप्लेथ बनेगा, उसी को हम लोग इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूला में डाल के बैठा देंगे। एक एग्जांपल बता देते हैं, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। जैसे 30 के आइसोप्लेथ के लिए इंटरपोलेशन का 2 पॉइंट माने हम लोग 29 और 35। ठीक है, 29 और 35 ये 2 पॉइंट है, 29 और 35। इन दोनों के बीच का जब हम लोगों ने डिस्टेंस मेज़र किया तो आया 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 29 और 35 के बीच का डिफरेंस हो गया 6। तो 3 को 6 से डिवाइड करके और इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग को चाहिए 30 का इंटरवल। मान लीजिए हमको 29 से 30 चाहिए, तो इंटरवल हो गया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारा 3/6 इंटू 1, तो हमारा वैल्यू आया 0.5, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर पर जब हम लोग एक डॉट बनाएंगे तो वो हमारा 30 आइसोप्लेथ को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से बहुत सारा जब हम लोग डॉट डॉट बना देंगे, जैसे इसके बीच में
कहाँ पे 30 आएगा, इसके बीच में हम लोगों ने निकाल लिया, इसके बीच में 30, फिर लास्ट में हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे और 30 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा आइसोप्लेथ बनता है। तो जितना भी आपको दिया हुआ है 30, 40, 50, 60, 70 सबका इसी तरह से बनेगा, और लास्ट में फाइनल कुछ ये आपका दिखेगा आइसोप्लेथ मैप। नेक्स्ट आता है पिरामिड डायग्राम। पिरामिड डायग्राम से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इससे पहले हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे, जितना भी था हिदर ग्राफ, क्लाइमोग्राफ, ये सब की बात कर रहे थे, अर्गोग्राफ। अब बात आ रहा है डायग्राम की। तो डायग्राम और ग्राफ में क्या डिफरेंस है उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद पिरामिड डायग्राम जानेंगे। ग्राफ का मतलब हो गया एक कोऑर्डिनेट में बनाया हुआ एक फिगर, कह सकते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट्स मतलब हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसमें जब हम लोग न्यूमेरिकल डाटा को शो करते हैं तो उसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। इसमें हम लोग का स्केल ज़रूरी है, ये बहुत एक्यूरेट डाटा को दिखाता है, जैसे कि लाइन ग्राफ, क्लाइमोग्राफ, हिदर ग्राफ, ये सब को हम लोग ग्राफ कहेंगे। जबकि डायग्राम का मतलब हो गया इसमें बस पिक्टोरल फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, पिक्टोरल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, ठीक है। इसमें स्केल का भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और इसका एग्जांपल जैसे बार डायग्राम, पाई डायग्राम, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं पिरामिड डायग्राम, सब हमारा इसी का एग्जांपल होगा। अब हम लोग बात करते हैं पिरामिड डायग्राम की, जो हमारा टॉपिक था। तो पिरामिड डायग्राम क्या है? ये एक 1D डायग्राम है, 1 डायमेंशनल, यानी इसमें बस एक ही चीज़ दिखाया जाता है, लेंथ या ब्रेथ या हाइट, कुछ भी एक चीज़ दिखाया जाएगा, एक यूनिट। और दिखाया क्या जाता है इसमें? तो ये पिरामिड डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी एरिया का, जिसमें हम लोग किसी साल में, किसी पार्टिकुलर ईयर में उस रीजन के जेंडर का हम लोग देखते हैं, मेल कितना है, फीमेल कितना है, और कौन से एज ग्रुप में है, उसको दिखाते हैं। मतलब मान लीजिए 2 से 4 साल में मेल है 20 और फीमेल है 30, तो इसी को कैसे दिखाएंगे, उसके लिए एक डायग्राम है जिसको पिरामिड डायग्राम कहते हैं। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल पिरामिड डायग्राम, दूसरा होता है सुपर इम्पोज्ड, और तीसरा होता है कंपाउंड पिरामिड डायग्राम। थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे है पहला सिंपल पिरामिड डायग्राम, तो ये नॉर्मल हमारा पिरामिड डायग्राम जैसा ही होता है, जिसमें एज ग्रुप और सेक्स वाइज पॉपुलेशन दिखाया जाता है किसी पार्टिकुलर ईयर का, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, जिसमें हम लोग कुछ इस तरह का बनाएंगे, देखते हैं है कि नहीं। हाँ, देखिए ये पिरामिड डायग्राम है, ये सिंपल पिरामिड डायग्राम, जिसमें नॉर्मली हम लोगों ने एज ग्रुप दिखाया है इधर, और मेल फीमेल को दिखा दिया है, इधर फीमेल है इधर मेल है, और एक स्केल बना दिया। ये हमारा सिंपल पिरामिड डायग्राम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड का मतलब हो गया जब हम लोग नॉर्मल सिंपल पिरामिड डायग्राम में एक से ज़्यादा साल को या फिर एक से ज़्यादा जगह को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सिंपल पिरामिड डायग्राम बनाया राजस्थान का, ये राजस्थान का सिंपल पिरामिड डायग्राम बनाया 2011 का। अगर इसमें हम लोग झारखंड का सिंपल पिरामिड डायग्राम भी ऐड कर दें, कंपेयर करने के लिए कि राजस्थान और झारखंड में कैसा एज वाइज स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग कहेंगे सुपर इम्पोज्ड पिरामिड डायग्राम। कुछ इस तरह का ये बनेगा। जैसे इसमें देखिए, ये हमारा राजस्थान और झारखंड का 2011 का डाटा के हिसाब से सुपर इम्पोज्ड पिरामिड डायग्राम है। नॉर्मल पिरामिड डायग्राम जैसा ही है ये, पर इसमें 2 डाटा को हम लोग दिखाए हैं। एज ग्रुप तो दोनों में कॉमन है, ये हमारा डार्क वाला झारखंड का दिखा रहा है, और जो लाइट वाला है वो हमारा राजस्थान को दिखा रहा है। यहाँ पे मेल परसेंट है, यहाँ पे फीमेल परसेंट है। कॉमन चीज़ ही है, आसान है, आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड पिरामिड डायग्राम। कंपाउंड पिरामिड डायग्राम का मतलब हो गया
जब हम लोग किसी पार्टिकुलर ईयर का, हर एक साल का हम लोग अलग-अलग डाटा शो करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप 1951 से लेके 1981 तक हर साल में कितना रूरल और अर्बन चेंज हुआ है, उसको दिखाइए। या फिर हो सकता है 2001 से 2011 के बीच में कितने मेल और फीमेल परसेंटेज चेंज हुए हैं, उसको दिखाइए। तो ये सब अलग-अलग यूनिट्स को दिखाने के लिए अगर हम लोग को कहा जाए, तो उसके लिए हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे, उसको कहते हैं कंपाउंड पिरामिड डायग्राम। इसमें डिफरेंट यूनिट्स को दिखाते हैं, जिसमें मेल, फीमेल, अर्बन, रूरल, लिटरेट, इलिटरेट, कुछ भी हो सकता है। इसको देखते हैं कैसा दिखता है ये। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ड्रॉ अ कंपाउंड पिरामिड डायग्राम ऑफ राजस्थान, और ईयर भी दिया हुआ है 1951 से 2011 तक, जिसमें हम लोग को रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दिखाना है। ठीक है, ईयर वाइज ये हमारा क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि डिकेडल ईयर 1951 से 2011 तक है, रूरल में डाटा ये दिया हुआ है, अर्बन में ये दिया हुआ है, और टोटल पॉपुलेशन इन करोड्स ऐसे दिया हुआ है। इसको कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग को बस रूरल और अर्बन का काम है, ये टोटल का काम है नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसा आप लोग नॉर्मल अपना स्केल लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्केल लिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 पर्सन, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने दिखाया है। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो करोड़ में है, इसलिए हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर को 50,000 पर्सन माना। ठीक है, अब उसके हिसाब से जब हम लोग बनाएंगे तब कुछ इस तरह का डाटा आएगा। 1951 में कुछ इस तरह का, आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसा आप लोग स्केल बनाएंगे। तो हम बस बता दे रहे हैं कैसा दिखता है ये। 1951 में कुछ ऐसा, 1961 में, 1971 ईयर वाइज इसमें रूरल और अर्बन का आप लोग को परसेंटेज पता चल रहा होगा। जैसे 2011 में रूरल ज़्यादा है, अर्बन कम है। 11 में ऐसा कंडीशन है। 1951 में रूरल ज़्यादा था, अर्बन कम है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कंपाउंड पिरामिड डायग्राम से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को समझा, और काफ़ी टाइम भी हो गया, 32 मिनट का वीडियो बन गया है। आप लोग इसको 1-2 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके वाइवा में काम आएगा और प्रैक्टिकल्स बनाने में भी काम आएगा। थैंक यू।